हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इस वीडियो के अंदर मैंने प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ भी लिए हैं, अच्छे एमसीक्यूज़, और एनसीईआरटी बेस्ड भी कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर किए हैं। बाकी आप मुझे बताएंगे कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है टीचर को कि हाँ, बच्चे को बात समझ में आ रही है और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से मतलब क्या है। आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के अंदर ये बात सुन चुके हैं कि अगर हस्बैंड का लो स्पर्म काउंट होता है या ही इज़ अनेबल टू इंसेमिनेट हिज वाइफ, यानी इरेक्शन ऑफ पीनिस का प्रॉब्लम है, ऐसे में सीमेन को आर्टिफिशियली फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचा दिया जाता है, वेजाइना में या फिर यूट्रस में। और अगर यूट्रस में पहुंचाया जाता है तो इसलिए एनसीईआरटी में एक टर्म दे रखा हुआ है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर to a test tube containing over नहीं, transfer of sperm of the husband to a test tube containing over नहीं, introduction of sperms of a healthy donor directly into the ovary से कोई मतलब नहीं, artificial introduction of sperms of a healthy donor into the vagina। तो ये इसका सही आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। Which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis। आप ये बात सुन चुके हैं, amniocentesis के जरिए हम बच्चे के अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर सेक्स उसका पता लगा देते हैं। हिंदुस्तान में क्योंकि जहालत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन कर दिया गया है। वैसे इंजेक्टेबल टेक्निक्स है, वैसे भी एमनियोसेंटेसिस यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन तब भी टॉपिक के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, वो पता लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस से। तो उस हिसाब से सेक्स ऑफ द फीटस ऑफ कोर्स पता लगाया जा सकता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पता लगाया जा सकता है। जॉन्डिस और डाउन सिंड्रोम भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। तो जो पता नहीं लगाया जा सकता एमनियोसेंटेसिस से, वो जाएगा आंसर में जॉन्डिस। ठीक है, नेक्स्ट। विच वन इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी के अंदर आपने दो नाम सुने, LNG-20 और प्रोजेस्टेसर्ट, है ना। कॉपर 7, लिपिज 2, मल्टीलोड 375। तो आंसर जाएगा LNG-20, और प्रोजेस्टेसर्ट दे रखा होता तो वो आंसर भी सही होता। नेक्स्ट। विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेजेक्टमी। इनकरेक्ट बताना है, ठीक है ना। नो स्पर्म अकर्स इन एपिडाइडमिस, वेज डिफरेंस कट किया है तो एपिडाइडमिस के बाद आता है वेज डिफरेंस, तो एपिडाइडमिस तक तो स्पर्म पहुंच ही जाएंगे। वेज डिफरेंस कट एंड टाइड, ये बात सही है। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, ये बात भी ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी काफ़ी पुअर है इसकी। नो स्पर्म अकर्स इन द सेमाइनल फ्लूइड, ये बात भी ठीक है। एजूस्पर्मिया हो जाता है क्योंकि स्पर्म्स सीमेन के अंदर नहीं रहते हैं। तो यहाँ जो गड़बड़ सेंटेंस है वो ये है कि स्पर्म्स एपिडाइडमिस में नहीं पहुँचेंगे, ये इनकरेक्ट बात है। नेक्स्ट। एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमे फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू। अगर 16 से ज़्यादा ब्लास्टोमेर का एम्ब्रियो होता है तो उसे ट्रांसफर किया था इनटू द यूट्रस, उसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोला जाता है। ठीक है ना, तो आंसर जाएगा इसका यूट्रस। जायगोट से लेके अप टू 8 ब्लास्टोमेर होता है तो उसे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाया था, उसे बोला था जिफ्ट, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट। मैच द फॉलोइंग, मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे, सीधे मैच ही करा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर गोनोरिया है, गोनोरिया किससे होता है, एक बैक्टीरिया, इसका नाम है निस्सेरिया गोनोरिया। ठीक है। जेनाइटल वार्ड्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इससे कैंसर सर्विक्स भी होता है। सिफिलिस का बैक्टीरिया है ट्रैपोनेमा पैलिडम। ठीक है। और एड्स तो जानते ही होंगे आप सब, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, नेक्स्ट। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज इज, एनसीईआरटी की लाइन है। कॉपर आयन का फंक्शन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में है कि इट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। इतना बड़ा आंसर अगर एनसीईआरटी से नहीं दे रखा होगा तो शॉर्ट में दे रखा होगा ऑप्शन, इट इनहिबिट्स फर्टिलाइजेशन या इट स्टॉप्स फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन बड़े बड़े हैं, दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, दे इनहिबिट ओवुलेशन, दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। एनसीईआरटी की लाइन है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। In case of a couple where the male is having very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? अभी पहले क्वेश्चन हम यही बात कर रहे थे, तो कौन सा मेथड बेहतर रहेगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, लो स्पर्म काउंट, या फिर हस्बैंड इज अनेबल टू इंसेमिनेट हिज वाइफ, है ना। तो आंसर जाएगा इसके अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली इज एन आईओडी, नहीं। इज द पोस्ट क्वार्टल कॉन्ट्रासेप्टिव, नहीं। ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग गेटिंग इम्प्लांटेड, इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, नहीं।
तो कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, एनसीईआरटी की लाइन है, CDRI लखनऊ में इसे बनाया गया था, इट्स अ वंस अ वीक पिल, इट कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। उससे फ़ायदा ये है कि अगर 3-3 साल तक अगर कोई महिला इस टैबलेट को इस्तेमाल करती कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट को, तो क्योंकि स्टेरॉइड नहीं है उसके अंदर, तो बॉडी के ऊपर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, यही इसका प्लस पॉइंट है। तो फिर ये काम कैसे करती है, तो इसके अंदर जो नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, नाम उसका सेंटक्रोमेन है, वो यूट्रस के ऊपर एंडोमेट्रियम में जो उसके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स से ब्लॉक कर देगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो प्रोलिफरेटिव फेज में नॉर्मल वाली एंडोमेट्रियम बनती है वही नहीं बन पाएगी, तो जाहिर सी बात है फिर इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा। एक बेहतरीन सवाल, एनसीईआरटी में ये लाइन एग्जैक्टली तो नहीं है लेकिन पीवाईक्यू में सवाल आ चुका है, इट ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन, आपको बताना इनमें से कौन सा हार्मोन वाले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से कोई मतलब ही नहीं है। कॉपर टी में भी हार्मोन से कोई मतलब नहीं है, बाकी को पढ़ने का मतलब। पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, बैरियर मेथड, फिर लफ्ज आ गया। तो लैक्टेशन में हो रही है, इसमें भी हार्मोन का मामला है, पिल्स हार्मोन्स वाली आती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी आप हार्मोन्स का नाम सुनते हैं, तो उस हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। एनसीईआरटी में 3 नाम बताए गए, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन। ये 3 ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन में इन्होंने जेनिटल हर्पीज दे रखा है, हेपेटाइटिस बी दे रखा होता वो भी ठीक होता, और अगर HIV इन्फेक्शन एड्स दे रखा होता तो वो भी आंसर सही होता। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये तो आपको नाम याद करने पड़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, साधारण नाम एनसीईआरटी में दे रखे हैं। देखिए, कैंसर नहीं है, ये आप जानते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, ये ठीक है। गोनोरिया, मलेरिया से कोई मतलब नहीं, इसमें भी एक मलेरिया ऑप्शन दे रखा है, तो उस हिसाब से आंसर जाएगा इसका बी। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जा रहा है। आपने 4 मेथड पढ़े, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का। दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, तीसरा गैम्बिट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, चौथा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो वो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर था, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, वहाँ पर ये एम्ब्रियो ट्रांसफर वाली लाइन फिट बैठती है। वहाँ पर आपने 2 लफ्ज सुने थे, जिफ्ट और IUT, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, वही इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, जिफ्ट एंड IUT, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, which one is the most widely accepted method in India? Most widely accepted contraceptive method in India. Contraceptive method, NCERT से बनाया हुआ सवाल है। इंडिया के अंदर NCERT के हिसाब से जो मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो है IUD, तो आप आंसर लगाएंगे इसमें IUD। ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बच्चों में स्पेस रखने के लिए, प्रॉपर गैप रखने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, तब भी आप आंसर IUD ही लगा कर आएंगे। ठीक है, इन द पीरियोडिक एब्स्टिनेंट मेथड क्वाइटस अवॉइडेड फ्रॉम, NCERT की लाइन है, फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से लेकर 17 दिन के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना होता, क्योंकि इसी टाइम में ओवुलेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी के चांसेस भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। 10 से 17 दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे फर्टाइल पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, यही आंसर हो जाएगा इसका, फ्रॉम 10 से 17 दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज विद इन, एनसीईआरटी की लाइन से सवाल है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करना था विद इन 72 आवर्स ऑफ एन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब वो चाहे रेप का केस हो, चाहे वो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, विद इन 72 आवर्स ऑफ एन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओवुलेशन, मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन से इसका कोई मतलब नहीं है। MTPs आर कंसीडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, एनसीईआरटी की लाइन से बनाया हुआ सवाल है। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि MTP सेफ होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी अप टू 12 वीक्स, शुरू के 3 महीने में। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर MTP रिस्कियर होते हैं, मतलब कि इसमें माँ की जान को खतरा होता है। तो बच्चे से तो कोई मतलब नहीं, आप MTP कर रहे हैं, लेकिन मदर से तो मतलब है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में रिस्की रहता है मामला, अप टू 12 वीक्स वाला मामला सेफ रहता है। तो आंसर हो जाएगा अप टू 12 वीक्स। ठीक, नेचुरल मेथड्स फॉर कंट्रासेप्शन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एनसीईआरटी की लाइन से बनाया हुआ सवाल है, आपने वहां पर ये लाइन पढ़ी है। नेचुरल मेथड इस प्रिंसिपल वर्क करते हैं कि दे अवॉइड द चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म ओवम की मीटिंग के चांसेस को अवॉइड कराते हैं, यानी स्पर्म ओवम अगर फ्यूज करेंगे तो उसे बोला जाएगा फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते हैं। प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, प्रिवेंटिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, आंसर जाएगा इसका प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट,
द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन इज, एनसीईआरटी की लाइन से सवाल है और आपको याद होगा इसका आंसर हम आईयूडी लगाएंगे, तो आंसर जाएगा इसका आईयूडी। ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर फर्टिलाइजेशन इज इन विट्रो बट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज इन वीवो। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर आपने पढ़ा है कि हस्बैंड या डोनर के मेल के स्पर्म लेकर और वाइफ या डोनर फीमेल को ओवम लेकर लैब में उसे फ्यूज कराया जाता है लेबोरेटरी में, तो फर्टिलाइजेशन हुआ ये इन विट्रो। उसके बाद जब ब्लास्टोमियर बन जाते हैं तो जाइगोट से लेकर अप टू 8 ब्लास्टोमियर उसको फैलोपियन ट्यूब में जिफ्ट, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर अगर है तो फिर उसे ट्रांसफर किया जाता है इनटू द यूट्रस, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर उसे बोला जाता है। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन तो लैब में इन विट्रो और एम्ब्रियो ट्रांसफर इन वीवो हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन इज इन विट्रो बट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज इन वीवो, यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल इज कॉल्ड। एनसीईआरटी की सीधा लाइन सवाल है, ओवम का ट्रांसफर किया था डायरेक्टली इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ओवम गैमीट है वैसे भी याद रहना चाहिए, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहा जाएगा, यानी कि गिफ्ट। ये एनसीईआरटी की लाइन से बना हुआ सवाल है, वैसे पीवाईक्यू में ऐसे भी आ चुका है। अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड ओवम आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, एक साथ इनटू द फैलोपियन ट्यूब, तब भी आंसर आप लाकर आएंगे गिफ्ट। ठीक। Emergency contraception is administering any of the following within 72 hours of unprotected sexual activity except, आपको एक्सेप्शन वाली बात बतानी, मतलब कौन सी लाइन गलत है। कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन, कॉम्बिनेशन दिया जाता है, आईयूडी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन ओनली भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, ये एक गड़बड़ मामला है, सिर्फ एस्ट्रोजन नहीं दिया जाता। आपने देखा टैबलेट्स में भी सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन दिया जाता है, सिर्फ एस्ट्रोजन इसलिए नहीं दिया जाता है, इससे एंडोमेट्रियम को नुकसान पहुंचता है, उसमें कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। ट्यूबेक्टमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, ट्यूबेक्टमी वेजेक्टमी दो लफ्ज आपने, वेजेक्टमी वेज डिफरेंस को कट करते हैं या टाइट कर देते हैं, ट्यूबेक्टमी फैलोपियन ट्यूब कट करते हैं टाइट कर देते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइज अप, ठीक लग रहा है बात, तो ओवरीज कोई मतलब नहीं, स्मॉल पार्ट ऑफ वेज डिफरेंस नहीं, यूट्रस नहीं, यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइज अप। ठीक है। Next, Saheli is an oral contraceptive that has a very high contraceptive value with little side effect. It is because साइड इफेक्ट बहुत लिटिल है। वैसे नॉर्मली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के से लेकर बोला जाता है कि इनके साइड इफेक्ट रहते हैं, वही वजह कि नॉर्मली ये सब पहले स्टेरॉइड से बनाई जाती थी। स्टेरॉइड्स का तो लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे बॉडी बिल्डर्स भी स्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर यही टैबलेट्स अगर प्रेगनेंसी के लिए यूज़ की जाएंगे तो उसके भी लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सहेली की कमाल की बात यही है, इसीलिए इंडिया की इतनी तारीफ है इस बात को लेकर, ऐसी टैबलेट बनाई गई जिसके अंदर नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, यानी स्टेरॉइड ही उसके अंदर नहीं है, प्रेगनेंसी को रोक देगा। तो इसका सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके साइड इफेक्ट इसलिए कम है बिकॉज इट कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, नाम उसका खैर साइंक्रोमैन है। इट इज़ टेकन वंस इन अ वीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका साइड इफेक्ट कम हो जाए। इट कंटेन्स सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, इट कंटेन्स नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, यही आंसर इसका बढ़िया है। इट डिक्रीज रिस्क ऑफ द कैंसर, तो आंसर जाएगा इसका सी। ठीक। When were फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर इनिशिएटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे 1951 के अंदर, 1951 के अंदर। और आपको याद होगा अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि इंडिया के अंदर एमटीपी को कब लीगलाइज किया गया था, तब आप आंसर लगाएंगे 1971। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज अच्छी लगी होगी, मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की। कैसी आपको ये सीरीज़ लग रही है, यूट्यूब पर वीडियोस देखना मेरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ कैसा लग रहा है, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपके अप्रिसिएशन से एनर्जी मिलती है जिससे कि आगे की वीडियोस बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर ऑनलाइन मुझे आपके सामने देखकर, और जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।